नमस्कार, मैं हूं प्रसून और हमारे साथ आज चर्चा आने वाले नतीजों की। 1 जून 2024 की शाम करीब 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हुए। ज़्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें दी। कई एग्जिट पोल के नतीजों में तो एनडीए को 400 का आंकड़ा छूते बताया गया। अब 3 दिन बाद आए चुनावी नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया। मतगणना के आंकड़े देखे तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में भी बीजेपी बुरी तरह फिसड़ गई। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सहित विपक्ष के कई दलों ने जबरदस्त वापसी की है। अब भले ही एनडीए सरकार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन बीजेपी को कई मुद्दों पर सहयोगी दलों के साथ समझौता करना पड़ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर नीतीश अड़ंगा लगा सकते हैं। वहीं नीतीश और नायडू मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह मुश्किल बना सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव पड़ेगा। नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर सकते हैं। सहयोगी दल कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री की मांग करेंगे ही। वहीं काशी और मथुरा मुद्दे पर बीजेपी को पीछे हटना पड़ सकता है। उधर बीजेपी के पूर्ण बहुमत से दूर रहने से विपक्ष को पीएम मोदी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष ने इसे मोदी की नैतिक हार बताया। अब सवाल यह है कि आखिर किन वजहों से बीजेपी उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल करने से चूक गई। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए। 2004 की तरह 2024 के परिणाम भी उल्टे निकले। एक दशक बाद फिर से गठबंधन की सरकार का दौर लौट आया है। 370 का नारा देने वाली बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाई। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में बीजेपी आधी से भी कम हो गई। तमिलनाडु और पंजाब में खाता तक नहीं खुला। उड़ीसा और तेलंगाना ने जरूर लाज बचा ली। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन सत्ता के करीब तो पहुंच गया, लेकिन बीजेपी के पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनने से गठबंधन का खेल फिर शुरू हो गया। पूर्ण बहुमत से दूर रही बीजेपी हार वाली फीलिंग के साथ ही सरकार बनाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी का मैजिक इस बार फेल हो गया। पिछले 2 महीनों में बीजेपी और एनडीए में उसके सहयोगी दलों का चुनाव प्रचार देखें तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है कि इन्होंने केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। चुनावी रैलियों और सभाओं में पार्टी के छोटे बड़े सभी नेता स्थानीय मुद्दों से बचते हुए नजर आए। पूरा प्रचार केवल और केवल पीएम मोदी के करिश्मे पर टिका था। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे के जरिए सरकार के प्रति नाराजगी को जोर शोर से उठाता रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बात के भी संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े मुद्दे पर बीजेपी को अपने ही वोटर्स की नाराजगी झेलनी पड़ी। अग्निवीर और पेपर लीक जैसे मुद्दे साइलेंट तौर पर बीजेपी के खिलाफ काम करते रहे। वोटर्स के बीच सीधा मैसेज गया कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी को समझने में बीजेपी ने चूक की। वहीं महंगाई के मुद्दे ने इस चुनाव पर बहुत गहरा असर डाला। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों पर लगातार बढ़ रही महंगाई ने सरकार के खिलाफ एक माहौल पैदा किया। विपक्ष इस मुद्दे के असर को शायद पहले ही भांप गया था, इसलिए उसने हर मंच से गैस सिलेंडर सहित रसोई का बजट बढ़ाने वाली दूसरी चीजों की महंगाई को मुद्दा बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई के लिए आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कई बार प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। दूसरी तरफ बीजेपी नेता और केंद्र सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पर केवल आश्वासन भरी बातें करते हुए नजर आए।
2024 के इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी के मुद्दे ने एक बड़ी फैक्टर के तौर पर काम किया। विपक्ष ने हर मंच पर सरकार को घेरते हुए बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब मांगा। यहां तक कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो तुरंत 30 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे बीजेपी के मुफ्त राशन और भाषण पर भारी पड़ गए। मंगलवार को घोषित चुनाव नतीजे साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि राम मंदिर, CAA लागू करने की घोषणा और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे भी बीजेपी को बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बने माहौल के नुकसान से नहीं बचा पाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी इस चुनाव में केवल उन मुद्दों के भरोसे रही जो आम जनता से कोसों दूर थे। वहीं विपक्ष ने आम जनता के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में आने से रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी जादुई आंकड़ा 272 को छूने में कैसे नाकाम रही, बीजेपी कैसे 240 के आंकड़े पर सिमट गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तपन भारती हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, संदीपन शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तपन भारती जी से, पूरे जो रिजल्ट दिख रहे हैं आपको, उसके पीछे क्या कारण लग रहा है? बीजेपी कहाँ चूकी 244 पे अटक गई? देखिए प्रसन्न जी, बीजेपी अपने लक्ष्य पर जो नहीं पहुंच पाए उसके अनेक कारण हैं, एक नहीं अनेक कारण हैं। दरअसल बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश के विकास और आर्थिक तरक्की के मुद्दे पर बीजेपी को इलेक्शन में मुद्दा बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न मोदी जी न अन्य नेता कर पाए। सांप्रदायिक मसलों पर ज्यादा जोर देने का प्रयास किया गया। जैसे ही बीजेपी को लगा कि प्रथम चरण में मतदान कम हुआ है तो चिंता की रेखाएं बीजेपी नेताओं के सर पर मंडराया और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे बयान दिए, चूंकि कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के पैटर्न पर ये ऐलान किया, अपनी राय दी कि वहां पर कोई धनवान करोड़ अरबपति का ध्यान। आप सैम पित्रोदा के बयान की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने वसीयत टैक्स की बात की थी? जी हाँ, वसीयत की। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगलसूत्र तक भी छीन लेगी और वो बांट देगी मुसलमानों में। पहली बात ये। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत कम बोलते हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अचानक बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री मोदी की भाषा सही नहीं है, काफी उसका दर्जा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किया। तो इतना प्रहार और आलोचनात्मक था उनका कमेंट, वो भी कई राज्यों में उनकी बात पहुंची। तो ऐसे मैंने देखा कि लगातार अब तपन भारती जी, अगर उस वसीयत वाले बयान की बात की जाए तो कांग्रेस उस बयान को लेकर खुद ही बैकफुट पे थी। सैम पित्रोदा से हाथ जोड़ लिया कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। एक कहना थोड़ी ज्यादती होगी कि वो बयान बीजेपी पे भारी पड़ा। आपको 2 चीजें और बताना चाहता हूं तपन भारती जी कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उस पर उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को बिल्कुल खारिज कर दिया, नहीं माना। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया और इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। एक बात और है, मुसलमानों का तो आया ना नाम कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। जो बीजेपी शुरू से मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करती है, शायद उसी के कारण से 240 सीटें भी आई। अगर वो अपने विचारधारा से हटती है, जैसा कि पहले भी 1-2 बार हो चुका है, बीजेपी रसातल में चली जाती है। जी 2019 के इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन में एक अंतर था कि तब 3 तलाक के मसले पर जो बीजेपी का रुख था, एनडीए का जो रुख था, उसके आधार पर मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया और
जो मुस्लिम इलाके थे, जैसे उदाहरण के लिए यूपी का मुरादाबाद सीट है, ये इन सीटों पर बीजेपी ने आसानी से जीत हासिल की। यही सीट 2024 में बीजेपी के हाथ से निकल गई। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यूपी में वो सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि लगभग 15-16 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेट थे, और इस बार मुस्लिम महिला और पुरुष एक साथ एनडीए के खिलाफ वोट डाल दिया, जिसके कारण जो पिछले चुनाव में जो 300 मुझे लगता है मुस्लिम वोटर कभी भी बीजेपी के कोर वोटर नहीं रहे हैं। 10-15% भी वोट नहीं मिलता था बीजेपी को। अब दूसरा सवाल है संदीपन जी आपसे। संदीपन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। संदीपन जी, पूरे आंकड़े को आप देख रहे होंगे, बीजेपी से कहां चूक हुई? क्या ये मोदी मैजिक की कमी थी, या जो स्थानीय लोकल उम्मीदवार थे उनको लेकर नाराजगी थी? देखिए, ऐसा मेरा ही मानना है, और मैंने ये सारे फिगर्स चेक किए कि किसने कितना परसेंट वोट किया। तो मेरे हिसाब से 3 या 4 स्टेट में बीजेपी की हार हुई है। इनमें एक राजस्थान है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, यूपी, और थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं बिहार में भी 10-8-9 सीट का नुकसान हुआ। बाकी सब जगह करीब करीब अमूमन फासला उतना ही रहा जितना पिछली बार था। 2-4 सीट का नुकसान कर्नाटका में इससे हुआ। उत्तर प्रदेश की बात नहीं किया आपने? हाँ जी, उत्तर प्रदेश की बात नहीं की आपने? हाँ, उत्तर प्रदेश बोला ना मैंने, सबसे ज्यादा नुकसान तो उत्तर प्रदेश में हुआ, यही बोला जी। यूपी में 40 सीट का करीब करीब नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर 300 जो 240 से आई है, वो 63 सीटों का नुकसान इन्हीं 4-5 स्टेट में हुआ है। और इन सीट में मैंने 5 चीजें नोटिस की। सबसे पहली बात तो मैंने नोटिस की, जैसे आपने भी कहा कि मुस्लिम वोट नहीं देते बीजेपी को, सही है। पिछले चुनाव में करीब 9% मुस्लिम ने वोट दिया था, इस बार वो भी नहीं दिया। करीब 3 या 4% मुस्लिम का वोट मिला है। दूसरा, जो दलित का मूवमेंट हुआ है कांग्रेस की तरफ, वो करीब 13% पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुआ है। उसका नतीजा आपने देखा ही होगा कि यूपी में जो मायावती का जो वोटर था, इस बार अलायंस की तरफ चला गया। तीसरा मूवमेंट ये हुआ राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है जाट। अब जाट जो है वो स्विंग वोटर होता है, यानी जाट की तरफ घूम जाए वहां का नतीजा बदल जाता है। तो राजस्थान में इस बार जाट वोटर जो पहले बीजेपी को वोट देता आता रहा था, इस बार वो बीजेपी से अलग छिटक कर कांग्रेस की तरफ चला गया। इसलिए कांग्रेस ने जितने भी जाट बहुल्य क्षेत्र है राजस्थान में, जैसे चूरू, झुंझुनू, शेखावाटी के जो इलाके हैं, या नागौर है जो जाटों का एपिसेंटर कहा जाता है राजस्थान में, वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरीके से बाड़मेर में जाट जो है एक तरफा कांग्रेस की तरफ चले गए। इसी टाइप का कुछ मूवमेंट हरियाणा में भी हुआ कि जाट और कुछ दलित और छोटे मोटे जो नॉन जाट ओबीसी है वो छिटक कर चले गए। तो ये जो मूवमेंट हुआ, एक तो ये हुआ। दूसरा, मैंने फिगर देखा कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवा वोटर्स है, इस बार उन्होंने इंडिया अलायंस को अच्छी खासी मात्रा में वोट दिया है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे जब पूरे जगह आएगा आपको, तो आपको दिखाई देगा कि जो नया वोटर है, जो 25 से 30 साल तक का वोटर है, उसमें इनसे जो ऊपर की उम्र वाले जो वोटर है उनसे मात्रा उससे ज्यादा वोट किया बीजेपी के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कारण क्या रहे होंगे। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है कारण, दूसरा कारण ये रहा कि जो इस बार अखिलेश यादव ने जो जाति का समीकरण दिखाया वो ठीक बैठा। तीसरा, राजस्थान में ये हुआ कि जाट जब नाराज हो गए, उसके लोकल कारण है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो हरियाणा में इसी तरीके से जो बीजेपी ने जिस तरीके से किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जो एथलीट के साथ जो बर्ताव हुआ और अग्निवीर का जो मुद्दा बना, इन सब कारणों से कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग वोटर्स जो है इस बार बीजेपी से छिटक गए, और इस कारण आप देख रहे हैं कि बीजेपी की 63 सीट से हार हो गई। चौथा कारण, जैसा आप अभी हम बात कर रहे थे कि बीजेपी कोई नैरेटिव नहीं बना पाई, वो मुद्दे की बात तो कर नहीं रही थी और इधर उधर की बात तो कर रही थी। बीजेपी का पूरा डिबेट ऐसे चल रहा था जैसे 8वीं क्लास के बच्चे डिबेट करते हैं। तो किसी ने कह दिया तेरा मंगलसूत्र ले लूंगा, तेरी भैंस खोल लूंगा। किसी ने अमेरिका में कुछ बोल दिया, उसको बेसिक करके जोड़ के इंडिया में ले आए कि आपका धन छीन के ले जाएंगे। ये इश्यूज नहीं थे इलेक्शन के, इश्यूज अलग थे। इश्यूज थे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इश्यूज पे वोट पड़े हैं, और मोदी जी इन इश्यूज से दूर भागते गए, अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश की, और जनता को एक तरीके से ये लगने लगा कि मोदी जी उनकी बात नहीं कर रहे। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे जैसे यूपी में आगे चुनाव बढ़ा, वैसे वैसे माहौल बीजेपी का खराब होता गया, और इस कारण मुझे लगता है इन सब फैक्टर्स के कारण बीजेपी हार गई। और उसका सबसे बड़ा कारण है मोदी जी का ओवर कॉन्फिडेंस, और वो चाहते थे कि नैरेटिव हिंदू मुस्लिम वही बनाऊंगा, और वो नैरेटिव बना ही नहीं, और यूपी ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। और उसका एग्जाम्पल है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार। चलिए, अब
इस प्रश्न को ऐसे देखते हैं कि बीजेपी कैसे तीसरी बार सरकार बना रही है, इसका भी उत्तर संदीपन जी आप दीजिए। सरकार तो ऐसे आ रही है, देखिए बीजेपी हारी में 4-5 स्टेट में है, लेकिन कुछ स्टेट जिनमें बीजेपी ने गेम की, अच्छे खासे गेम की। नहीं, किन मुद्दों पे जीती है बीजेपी? बीजेपी किन मुद्दों पे जीती? नहीं, बीजेपी का कोर वोट बेस तो है ही ना। देखिए मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़, किसी मुद्दे पे जीती होगी ना, कि मोदी के चेहरे पे जीत गई केवल बिना मुद्दों के। मैं बोल रहा हूँ ना कि कोर वोट बेस जो है बीजेपी का मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वहां उस तरीके का इशू नहीं बन पाया। कांग्रेस वहां पे कमजोर है। अगर बीजेपी आज चुनाव जीती, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस जो है इन 4-5 स्टेट में खड़ी नहीं हो पाई। कांग्रेस का संगठन अगर अच्छा होता, कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी की तरह लड़ने का मादा रखती मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ में और अपने कोर एरिया में, तो बीजेपी ये 240 सीट नहीं जीतती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन एकदम लचर है। गुजरात में कांग्रेस खुद विश्वास नहीं करती कि हम 2 सीट जीत सकते थे। मैं कई लोगों से कहता था कि आप 1-2 सीट जीत रहे हैं, तो मेरी वो कहते थे मजाक हो रहा है भाई साहब, बीजेपी जीतेगी 26 की 26, कांग्रेस वाले कहते थे। तो कांग्रेस का संगठन इतना लचर है कि इन 3-4 स्टेट में सामने नहीं खड़ा हो पाता बीजेपी का, जिस कारण बीजेपी 100-110 सीट से तो खाता शुरू करती है अपना, इस कारण जीत गई और कोई इशू नहीं था इस बार। तो आप ये कह रहे हैं जी कांग्रेस की नाकामी है, जिसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट अनचैलेंज उन्होंने सौंप दिए भारतीय जनता पार्टी को प्लेटर। सुबह के वक्त योगेंद्र यादव का एक बयान भी आया, जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बीजेपी को उस समय भी 240 सीटें दे रहे थे और कह रहे थे कि ये कांग्रेस का नकारापन है और मीडिया का पूरा सहयोग नहीं मिला, इसके कारण से कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाएगी। आप उनके इस आकलन पे कितना ये सहमति व्यक्त करते हैं संदीपन जी? मेरे से पीछे मैंने आपको बोला ना, कांग्रेस का नकारापन तो है ही, और नकारापन इन 3 स्टेट में खासकर। और मैं सबसे बड़ा दोष देना चाहूंगा मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लीडरशिप को, जिसमें कमलनाथ सबसे आगे। वो अपने बेटे की सीट को भी ईमानदारी से उन्होंने इस सीट को नहीं लड़ा। इसका नतीजा हुआ कि छिंदवाड़ा जो है वो पहले जो जीत के आए थे वहां भी साफ हो गए। तो सबसे बड़ा नकारापन तो कांग्रेस का है, और इन खासकर इन 3 स्टेट, 2 स्टेट में कांग्रेस अच्छा लड़ी है, जिनमें राजस्थान है और एक है हरियाणा। इन दोनों स्टेट में वहां की लीडरशिप ने कमान अपने हाथ में ली, और कुछ समीकरण भी ऐसे बैठे राजस्थान में। अगर इसको आप अच्छा आंकड़ा मानते हैं तो भी वो राजस्थान में भी पिछड़ गई बीजेपी से और हरियाणा में लगभग बराबरी का मामला रहा। आप देखिए कि पिछली बार जो वोट डिफरेंस था बीजेपी और कांग्रेस में, राजस्थान में करीब 18 से 19% था और हरियाणा में तो 26% था। अगर उस वोट डिफरेंस को मेकअप कर लिया, उसे पिछड़ना नहीं कहते। वो कांग्रेस सेल्फ बिलीफ को लैक करती थी। कांग्रेस मैं तो आज के नतीजों को देख के संदीपन जी बड़ा आश्चर्यचकित हूं। तपन भारती जी, आप बताइएगा कि रिजल्ट आता है, बीजेपी खुश है कि सत्ता तीसरी बार सत्ता के पायदान पे फिर से चढ़ रही है, कांग्रेस खुश है कि उसको जीवन दान मिल गया, तृणमूल कांग्रेस है कि उसको अपनी सरकार, अपने राज्य में अपना पुनरुत्थान हो गया, समाजवादी के साथ भी यही चीजें दिख रही हैं। हर पार्टी खुश है। महाराष्ट्र में देखिए शरद पवार खुश हैं कि हमारी एनसीपी ओरिजिनल हम ही को माना गया। उद्धव ठाकरे की बात की जाए, वो भी खुश हैं कि हमें को शिवसेना माना गया। शिंदे भी खुश हैं कि उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है चुनाव में। कोई आदमी नाराज नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग तक खुश है कि ईवीएम पे जो लांछन लगाया जाता था उससे मुक्ति मिल गई है। जनता भी खुश है। क्यों खुश है? कि जिसको वोट दिया वही पार्टी खुश है, जो चाहती थी सो मिल गया। तो आप ही 2 लोगों को नाराजगी क्यों है? संदीपन जी और तपन भारती जी, आपने अपने 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा मुझे नाराजगी है, आप हमें के कारण पीछे तक मैंने गिना दिए कि कांग्रेस के तपन भारती जी की बात ले लेते पहले। उसके कारण हार गई। मुझे कोई नाराजगी नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। और आप ये कह रहे हैं कि सब खुश है, तो ऐसा नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी 330 और 350, बिल्कुल, ये सवाल तो खड़ा होता ही है। तपन भारती जी, देखिए प्रसून जी, आप देखिए हर राज्य में अलग अलग इलेक्शन का बीजेपी के नेताओं के ऊपर जो नैरेटिव उसको समझा गया, उनकी प्रतिक्रिया में जो वोटिंग हुई, जहां राजस्थान में बीजेपी कमजोर दिख रही है, दिल्ली में तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में आई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें आई, उड़ीसा में जबरदस्त सफलता मिली,
वेस्ट बंगाल में नहीं मिल पाई। तो हर राज्य में बीजेपी को अलग अलग ढंग से आंका गया। बिहार में देखिए बीजेपी और उसके साथियों ने जबरदस्त सफलता हासिल की। लालू यादव की पार्टी आरजेडी का क्या हाल, बुरा हाल हुआ सबको पता है। यूपी, राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों ने बीजेपी की जो ताकत या यूं कहिए सपने को चकनाचूर किया है। देखिए, मेरा जो आकलन है तपन भारती जी, उसमें केवल एक राज्य मुझे दिखा जिसमें वास्तव में बीजेपी को नुकसान हुआ, वह है उत्तर प्रदेश। उसका कारण, चूंकि मैं खुद पूर्वांचल के दौरे पे गया था, वहां साफ पता चला लोगों की नाराजगी वहां के कैंडिडेट से थी। चूंकि बीजेपी ने 48 सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं बदले थे, 10 साल से वही कैंडिडेट थे, 11वें साल वही कैंडिडेट आए, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। हमारे साथ है संदीपन जी। 30 सेकंड में जानना चाहूंगा कि क्या कारण रहे कि जिससे सभी लोग खुश हैं। क्या लग रहा है कि ये चुनाव सबकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता दिखा? नहीं, सब इसलिए खुश है क्योंकि कोई ये मान के नहीं चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 300 से नीचे आ सकती है। तो सब लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विजयी रथ को रोक लिया है। कांग्रेस को लग रहा है उसका रिवाइवल हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ऑलमोस्ट वाइप आउट होने की स्थिति में खड़ी थी। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी खुश होगी। और बीजेपी को सरकार चलाना, आप एज्यूम कर रहे हैं कि बीजेपी आसानी से सरकार चला लेगी, लेकिन बीजेपी की सरकार का वही हाल होगा जो वाजपेयी जी का हाल होता था। कभी ममता नाराज, कभी समता नाराज, कभी इसको मनाओ, कभी ये बहन चली गई ससुराल, इसको मनाओ। आप ये बहुत बेहद अहम बातें कह रहे हैं, जो कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले थ्योरी पे नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे। मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कह चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, वह बीजेपी के गले की फांस बनेगा ही बनेगा। स्पेशल स्टेट की मांग करेंगे दोनों, नीतीश कुमार भी मांग करेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी मांग करेंगे, वह भी एक मुश्किल होगा। अच्छे प्रोफाइल की मांग करेंगे कैबिनेट में, वो भी एक बड़ी समस्या होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि ये दोनों दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ऐसे में बीजेपी के कोर वोटर कितने छिटकेंगे, आने वाला समय बताएगा। आप सभी मेहमान इस चर्चा में बने रहें, आप सभी का धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।